तो दोपहरकालीन सत्र में अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। परम वंदनीय बाबा जी के चरणों में कृतज्ञता सुमन अर्पित करते हुए हम वंदना गीत शुरू करते हैं। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित्य मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता दीदी जी। अब आगे की कड़ी में आज हमारे बीच बचेली से सुधा दीदी जी, बैतूल से जितेंद्र भाई जी और मुंबई से मंगेश भाई जी उपस्थित है। तो सर्वप्रथम हम सुधा दीदी जी से सुनेंगे। सुधा दीदी जी जो है अभी वैसे भिलाई की रहने वाली है, वर्तमान में बचेली में है क्योंकि उनके श्रीमान जी एनएमडीसी में सुनील बेजल्दन भाई जी कार्यरत है। और सुधा दीदी जी का बीएससी बायो से एमए राजनीति से हुआ और फिर उन्होंने डिप्लोमा होम्योपैथी में किया और पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही है और गायत्री परिवार में भी समय दे रही है। 1994 में गायत्री परिवार से जुड़ना हुआ और उसके बाद अभी जीवन विद्या 1998 में बचेली में गणेश बागड़िया भाई जी का शिविर करने का उनको अवसर मिला और 2001 में कानपुर में भी उन्होंने शिविर किए और तब से और भाई जी सुनील भाई जी तो अध्ययन शिविर भी किए हैं और तब से जीवन विद्या के प्रति निष्ठा बनी हुई है और वर्तमान में उत्सव पारा परिवार के परिवार सदस्य के रूप में जीने की निष्ठा बनी हुई है और भागीदारी कर रहे हैं। और दीदी जी के परिवार में 2 बेटा जी है, रविशंकर बेटा जी और टाइटन बेटा जी। तो हम सुधा दीदी जी से सुनते हैं कि किन किन मौसम के अनुसार होम्योपैथी में क्या क्या दवाइयाँ है जो किन किन बीमारियों में हम उपयोग कर सकते हैं और इसमें किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है। तो आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। गुरु के प्रति कृतज्ञता आभार व्यक्त करते हुए मैं श्रीमती सुधा बेलचंदन, मूल निवासी भिलाई छत्तीसगढ़, वर्तमान में बचेली दंतेवाड़ा बस्तर सीजी में निवासरत हूँ। आज मैं आप सभी को होम्योपैथी दवाई के बारे में मैंने जितनी प्रैक्टिस की है और मेरा जो अनुभव है वो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आप सभी परिचित हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और बीमारी को जड़ से दूर करता है। यह विभिन्न पोटेंसी में और एक दवाई विभिन्न रोगों में काम आता है। होम्योपैथी मेडिसिन विचूर्ण तथा अर्क के रूप में आती है। इन औषधियों को विभिन्न खनिज, उद्भिज एवं प्राणिज वस्तुओं से तैयार किए जाते हैं। जिन जड़ी बूटियों को उनका रस निचोड़कर अल्कोहल के साथ मिलाकर रखा जाता है उन्हें अर्क या मदर टिंचर कहते हैं, जिसे क्यू सिंबल में लिखा जाता है। होम्योपैथी मेडिसिन विभिन्न पोटेंसी में तैयार की जाती है। 1x, 2x, 3x, 30, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 50,000, lakhs,
1000 को 1 m कहा जाता है। यहाँ पर मैं कुछ फर्स्ट एड के तौर पर कुछ मेडिसिन के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी जो हर घर में रखा जाना चाहिए। तो पहली दवाई है अल्फा अल्फा या Q या 30 या 200 पोटेंसी में आती है। यह शारीरिक और मानसिक रोगों को ठीक करते हैं। सिर, अमाशय, मूत्र विकार, तीव्र सिर दर्द, बार बार पेशाब होना आदि विकारों पर भी अच्छा फायदा करती है। हमारी जो शारीरिक कमियां हैं, जो कमजोरी है, हाथ पैर में दर्द है, शारीरिक क्षमता को भी पूरी करती हैं। और इसी में अल्फा अल्फा GPD टॉनिक आती है जो बच्चों पे बहुत अच्छा असर करती है। 1 से 7 साल की उम्र तक के बच्चों में शारीरिक तथा मानसिक और बौद्धिक विकास को ठीक करता है। उनमें जो अमाशय की जो गड़बड़ी होती है, कृमि होता है पेट में, जिनको भूख नहीं लगती, जो पतले दुबले होते हैं, जिनके शरीर में रक्त की कमी होती है, उन सभी पे बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी जो दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 to 100 1 m पावर में यह यूज़ किया जाता है। यह औषधि मानसिक परिश्रम के कारण होने वाले रोग, सिर दर्द, आंखें लाल, जिनको बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं, जो हर समय डकारें लेते रहते हैं, पेट संबंधी सारी बीमारियों, बच्चों का जो नेत्र रोग है और बच्चों में जो हरे मल आते हैं, जिनको दस्त होती है, जो बच्चे दूध नहीं पचा पाते, शरीर के किसी भी भाग में, मुख में हो या गले में, नेत्र में, कान में गाढ़ा सा स्राव निकलता है, उसमें बहुत अच्छा फायदा करती है। और जो वात दर्द होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करती है। तो ये थी अर्जेंटम नाइट्रिकम जो पेट की गड़बड़ी, गैस, इंडाइजेशन और जो बार बार डकारे लेते हैं उस पर बहुत अच्छा फायदा करती है। तीसरी दवाई है आनिका जो मेडिसिन है, ये हमारे सभी के घरों में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 30 to 100 और 1 m पावर में यूज़ की जाती है। यह औषधि शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो, मांसपेशियों में और बोन्स में हो, मसल्स में हो, चोट हो गई हो और मोच आ गई हो, आँख के रेटिना में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और आँखों में खुजली होती है, दाने हो जाते हैं, ब्रेन में ब्लड क्लॉट को रोकता है। ये शरीर के चलने फिरने में जो दर्द होती है, इसमें Q पोटेंसी को चोट मोच पर मालिश करने से शीघ्र लाभ होता है। यह लकवे की भी बहुत अच्छी दवाई है, ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग होने से यह बचाता है। तो आर्निका चोट और मोच और शरीर के किसी भाग में दर्द हो और दाने वाली जो खुजली होती है लाल कलर की, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आर्निका हम सभी को घर में अवश्य रखना चाहिए। आर्निका मदर टिंचर और आर्निका की ऑइंटमेंट्स भी आती है। तो ऑइंटमेंट्स में जो आपको सूजन है, दर्द है, तो उस पर आप मालिश कर सकते हैं। और आर्निका Q को आप ड्रॉप के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। आधी कप गर्म पानी में 5 से 10 ड्रॉप्स डाल के 3 टाइम्स लेना पड़ता है। और जो ग्लोब्यूल्स में हम जो दवाई देते हैं, सरसों के दाने के बराबर की ग्लोब्यूल्स आती है और कुछ ग्लोब्यूल्स होती जो सरसों के दाने के से बड़े होते हैं। तो इसमें मूल जो दवाई होती है उसे ड्रॉप के रूप में डाला जाता है और इस चूर्ण को, ग्लोब्यूल्स को, बच्चों को 3 से 4, बड़ों को, एडल्ट्स को 5 से 10 गोलियों के रूप में 3 टाइम्स लेना पड़ता है, सुबह, दोपहर, शाम। और जब भी आप मेडिसिन लें, खाने के आधे घंटे पहले लें, खाने के आधे घंटे के बाद में लें। और गैप्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी मेडिसिन लें आप, तो आपके मुंह में कच्चे प्याज, लहसुन, लौंग, इलायची की स्मेल नहीं होनी चाहिए। ये स्मेल वाली जगह पे बिल्कुल भी काम नहीं करती है। एक दवाई आती है एकोनाइट। यह दवाई सर्दी, नाक जो बहती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। बहने वाली सर्दी, छींक और जो मृत्यु भय, जिनको मृत्यु का भय हो, जिनको घबराहट हो, बेचैनी हो, जिनको चक्कर आते हों, सर्दी हो और गले में सीटी की आवाज़, बच्चों में जो साए साए की सीटी की आवाज़ आती है, खांसी, आंखों में जो जलन होती है,
मुंह के भीतर जो दर्द होता है, और ठंड से जितनी भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जाड़ा लगना, ठंड से जो बुखार आते हैं, ठंड से जो बॉडी पेन होता है, दांतों में ठंडा लगना, दर्द, कान में ठंड की वजह से जो दर्द होती है उस पर बहुत अच्छा काम करता है। पेट दर्द और दस्त बुखार, सिर में भी भारीपन, सिर में अगर भारीपन है, मानसिक जो रोग हैं, जिनको बार बार ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, जिनको डर हो जाता है, मन में डर, भय, मृत्यु, घबराहट, इस पे बहुत अच्छा काम करते हैं। और मानसिक रोगों की वजह से जिनको नींद नहीं आती, उसमें भी यह मेडिसिन बहुत अच्छे काम करती है। आर्सेनिक एल्ब है चौथी दवाई, जो सर्दी, खांसी, बुखार, कच्चे फलों के सेवन से जो पतले पतले दस्त होते हैं, पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं हमारे शरीर के अंदर, उनमें बहुत अच्छा काम करते हैं। सारी बीमारियां पेट से ही उत्पन्न होती हैं, इसलिए पेट को रोगी होने से हमें बचाना चाहिए। जो कच्चे फल हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है, और उससे जो होने वाली दस्त है, पेट में जो दर्द होते हैं, गैस बनती, कब्ज होता है, उसमें बहुत अच्छा वर्क होता है। और हमारे जो बॉडी पे दाद हो जाते हैं, रिंग वॉर्म हो जाते हैं, चकते लाल लाल, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। खाज में, खुजली में, और हेयर फॉल, डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होता है। गले में दर्द, पैरों में जो जलन होती है, और नस संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, नसों में जो दर्द होता है, उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आर्सेनिक एल्ब है, और आर्स चाइना होता है, जो मलेरिया की बहुत अच्छी दवाई है। बेलाडोना, अगली जो मेडिसिन का नाम है बेलाडोना है। यह औषधि आँख में जो लालिमा होती है, कंजक्टिवाइटिस जिसको बोला जाता है, आँख पूरी तरह से लाल हो जाती है, और जो चेहरे का रंग लाल हो जाता है, वो चाहे सिर दर्द से हो या बुखार की वजह से हो, गले में थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से हो, तो यह लाल जो इसका सिम्टम्स है, आंखें लाल होना और पूरे चेहरे लाल हो जाना दर्द की वजह से, मस्तिष्क में जो ब्लड संचय हो जाता है, और कान के पीछे जो टपकन वाले दर्द होते हैं, शरीर में कहीं भी दर्द, गले में दर्द, थ्रोट इन्फेक्शन हो, टॉन्सिल हो, जुकाम हो, काली खांसी, सूखी खांसी, जो खराश वाली खांसी आती है, उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। शरीर में जहाँ भी लाल दाने हो गए हों, मच्छर के काटने से लाल लाल दाने आ गए हों, उभर गए हों, और बॉडी पे फोड़े हो गए हों, बाल तोड़ हो गए हों, उस पर बहुत अच्छा वर्क करता है। बाल तोड़ अगर बॉडी पे हो गया हो और वो नहीं पकड़ा हो, तो हम लोग उसकी 30 पोटेंसी यूज़ करते हैं, और बाल तोड़ स्टार्टिंग में ही हो गई हो तो उसे ठीक करने के लिए लो पोटेंसी यूज़ किया जाता है। सी दर्द में बहुत अच्छा काम करता है ये। और बहनों में जो ब्रेस्ट पेन होता है, ब्रेस्ट टाइट होके उसमें जो दर्द होता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम होता है। और बच्चों में जो मम्स होते हैं, गलसुआ जिसे बोला जाता है, उसमें बेलाडोना बहुत अच्छा काम करता है। तो ये थे बेलाडोना के सिम्टम्स। तो आप सभी को जब भी ये सिम्टम्स नज़र आए, इसका मुख्य सिम्टम्स है लालिमा, चेहरे आँख में लालिमा, शरीर में भी दर्द की वजह से लालपन आ जाता है, और तेज़ दर्द हो, टपकन वाली, टप टप जो सर फोड़ने वाली जो दर्द होती है, उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। एक मेडिसिन है कैमोमिला। कैमोमिला 3x पावर पे 2x 1x 6 पावर पे बच्चों को यूज़ किया जाता है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं 5 से 7 महीने से, जिनके दांत निकलने वाले होते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। और जो बच्चे चिड़चिड़ाते रहते हैं, हमेशा चिड़चिड़ाना, रोना, और सामानों को इधर उधर फेंकना, मतलब चिड़चिड़ापन, उस पर बहुत अच्छा वर्क करता है। दांत निकलने के समय में बच्चों को जो दस्त होती है, पतली हरी जो भी दस्त होती है, खांसी बुखार में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कैमोमिला के साथ एक कॉम्बिनेशन होती है पोडोफाइलम, तो बच्चों में ये बहुत अच्छा काम होता है। दांत निकलते के समय जो सूखी खांसी आती है, उनको बुखार आता है, चिड़चिड़ापन आता है, उस पर बहुत अच्छा वर्क करती है।
सीना एक मेडिसिन है जो कृमि की बहुत अच्छी दवाई है। कृमि के सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को भी होते हैं और बड़ों को भी होते हैं। तो बच्चों में सिम्टम्स ऐसे नज़र आते हैं, बच्चे एक चिड़चिड़ापन होता है उनके अंदर में, भूख उनको लगती नहीं है, बाहरी चीज़ें बहुत खाते हैं जैसे बिस्किट्स और चिप्स वगैरह हैं वो खाना पसंद करते हैं, खाना पसंद नहीं करते हैं, बिस्तर में जब भी सोएंगे उल्टे पुल्टे सोएंगे, पेट को दबा के सोएंगे, मुंह से लार बहाते हैं और आँख, नाक, कान और मूत्र द्वार और गुदा द्वार पे उनको हमेशा खुजली होती रहती है। तो ये हैं कृमि के लक्षण। तो जब भी बच्चों को कृमि हो तो सीना आप अप्लाई करिए। बच्चों पे 1x, 2x, 3x, बड़ों को 30 to 100 पावर पे दिया जाता है। बच्चों को जब भी दवाई दी जाती है तो उनको 3 टाइम्स दिया जाता है। ग्लोब्यूल्स छोटी बड़ी हो तो 4 से 6 तक दिए जाते हैं और एडल्ट्स को 6 से 10 तक मेडिसिन दी जाती है। एक जो मेडिसिन है नक्स वोमिका, ये बच्चों के लिए अमृत, इस दवाई को बच्चों के लिए अमृत माना गया है। जैसे माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत होता है, उसी तरह होम्योपैथी मेडिसिन में नक्स वोमिका को बच्चों के लिए अमृत माना जाता है। बच्चों में कोई भी बीमारी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, कब्ज हो, पेट में दर्द हो, ऑल बीमारी, जो भी सारी बीमारी हैं, सभी बीमारियों में नक्स वोमिका बहुत अच्छा वर्क करती है। बड़ों में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। गैस, कॉन्स्टिपेशन, दस्त, पेट में दर्द हो रहे हों, कब्ज की वजह से पूरे शरीर में बॉडी पेन हो, आपको बुखार हो, कृमि की वजह से बुखार हो और खांसी हो, सूखी खांसी हो, पेट दर्द हो, उन सब पे नक्स वोमिका बहुत अच्छा वर्क करती है। और आजकल हमारे सभी भाई बहनों को गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सारी बीमारियां हमारे पेट से ही उत्पन्न होती हैं। हमारा जो खान पान है, रहन सहन है, दिनचर्या है, वो संयमित नहीं है, उसकी वजह से हमको गैस, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कार्बोवेज, लाइकोपोडियम और चाइना, ये 3 का कॉम्बिनेशन है जो पेट की सारी बीमारियों को दूर करती हैं। और जो चाइना है वो पतले दस्त जो होते हैं, पेट में जो दर्द होते हैं, पेट की जो गड़बड़ी होती है और मलेरिया की जो दवाई है और पीलिया, जॉइंटिस की जो बीमारी है उसको भी ठीक करती है चाइना। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी कि हमारी होम्योपैथी मेडिसिन, एक मेडिसिन कई बीमारियों को ठीक करती है। तो इसका कॉम्बिनेशन बनता है जैसे कार्बोवेज, लाइकोपोडियम और चाइना, इन तीनों को पेट संबंधी बीमारियों के लिए एक साथ ली जाती है। तो कार्बोवेज है, अगर गैस की प्रॉब्लम होती है, पेट फूलता है, वायु भर जाते हैं, कार्बोवेज लीजिए। और नाभि से नीचे जो दर्द होती है उसमें पल्सेटी का काम आता है। और चाइना, लाइकोपोडियम, ये सारे सारे अच्छे रिजल्ट देते हैं। और जिनको कब्ज होती है, टाइट लैट्रिन होता है और सूखी खांसी होती है, उनको ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सूखी खांसी जिनको है, जिनके कफ आसानी से निकल नहीं पाते हैं, तो ब्रायोनिया और इपिकॉक, ये 2 कॉम्बिनेशन दी जाती है। इपिकॉक बहुत अच्छी दवाई है अस्थमा के पेशेंट को, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इपिकॉक दी जाती है। और बच्चों के गले से जो सैं सैं की आवाज़ आती है, कफ कोल्ड की वजह से, उन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। कफ को पतला करके ये शरीर से बाहर निकालता है। और जिनको जिम में चलाना, उल्टी, बहनों को प्रेगनेंसी के वक्त जिम में चलाना और उल्टी जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें इपिकॉक बहुत अच्छा वर्क करता है। एक और बीमारी है हेमामेलिस क्यू। हेमामेलिस क्यू मदर टिंचर है, जो बहनों के लिए बहुत अच्छी बीमारी है। कमर दर्द जिनको होता है और पीरियड्स में जिनको ओवर ब्लीडिंग होता है, तो ये दवाइयाँ बहुत अच्छी काम करती हैं। तो मदर टिंचर को 1 कप गुनगुने पानी में 15 ड्रॉप्स आप लीजिए, 3 टाइम्स इसको यूज़ करना है। और अभी जो वेदर जो चेंज हो जाता है अचानक, उसके कारण जब कफ और कोल्ड हो जाती है हम सभी को, तो सामान्यतः जो मुख्य दवाइयाँ हैं वो हम सभी यूज़ करते हैं, जिसमें है बेलाडोना है, एकोनाइट है। और बच्चों या बड़ों को जो भी थ्रोट इन्फेक्शन हो गया हो तो बराइटा कार्ब
30 पावर में बहुत अच्छा वर्क करता है। बच्चों को जो टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाती है हर समय, तो बराइटा कार्ब और गले में जो गुठलियाँ हो जाती हैं, सर्दी की वजह से कफ जम जाते हैं, उसमें भी बराइटा कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा टॉन्सिलिक्स टैबलेट्स आते हैं जो टॉन्सिल और सूखी खांसी सर्दी में बहुत अच्छा अपना इफेक्ट दिखाती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में हमें आर्निका लेनी चाहिए, कार्बोवेज मेडिसिन लेनी चाहिए, नक्सोम लेना चाहिए, ब्रायोनिया लेनी चाहिए, कैलीम्यूर आती है जो कि दांत दर्द में बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है। ये बाय कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है। और हमारी बहनों को जो मेंसेस की प्रॉब्लम होती है उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके ईथुजा जो मेडिसिन होती है वो बच्चों में जो दस्त, बच्चों को जो उल्टियाँ होती हैं, दही की तरह जो उल्टी होती हैं और जीभ में जो दही की तरह सफ़ेद लेयर जम जाती है, उस पे बहुत अच्छा वर्क ये करता है। इस तरह से ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने आप सभी के सामने रखी हैं। इसके अलावा आप अपने खान पान, रहन सहन, दिनचर्या में संयम रखें, संयमित जीवन जिए। हमारी जो बीमारी होती है वो शारीरिक कम मानसिक बीमारी ज़्यादा होती है। दूसरे की गाड़ी दूसरे की साड़ी, इसी पे हम लोग उलझे हुए हैं। यही हमारी मानसिक बीमारी है जो हमें हर समय दर्द देती है। तो अपनी इच्छा आशा विचार पे संयमित रखें। और हम एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि हमारी जो दांतों की बनावट है और जो हमारी डाइजेशन सिस्टम है वो शाकाहारी पदार्थों के लिए बनी हुई है, मांसाहार के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। तो आप सभी सात्विक और शुद्ध भोजन लें और समय पे लें। समय का विशेष महत्व है। सुबह उठते ही आप ध्यान भी कर सकते हैं। जिनको मानसिक बीमारी है, जिनका बीपी हमेशा हाई बना रहता है, उनको ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण करने से हमारी सारी ग्रंथियां जो हैं वो खुलती हैं। तो ये बीपी के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। और जो बच्चे बिस्तर गीला करते हैं, जिनको रात में बिस्तर गीला करने की आदत है, तो उनके लिए इनुरॉन ड्रॉप होता है, वो ड्रॉप लेना पड़ता है 3 टाइम्स, आधे कप पानी में 5 ड्रॉप्स डाल के। और जो है ना, हमारी जो अनामिका जो उंगली होती है, सबसे छोटी उंगली, उसको एक्यूप्रेशर किया जाता है। तो ये जो बिस्तर गीला करने की आदत है उसको दूर करती है। तो इस तरह से मैंने कुछ दवाइयों के बारे में आप सभी को बताया। और गौरी दीदी जी का बहुत बहुत आभार, उनके प्रति कृतज्ञता। और आप सभी भाई जी और बहन जियों को आभार व्यक्त। आप सभी ने मुझे सुअवसर प्रदान किया, मैं अपनी बात यहाँ पर रख पाई। इसी तरह से आपको जो भी प्रॉब्लम हो शारीरिक, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सुधा दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से किन किन बीमारियों में क्या क्या हम होम्योपैथी की दवाइयाँ ले सकते हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच बैतूल मध्य प्रदेश से आदरणीय जितेंद्र भाई जी सामाजिक चिकित्सा को लेकर आएंगे। इनका परिचय जबलपुर से आयुर्वेद में इन्होंने स्नातक किया है और बैतूल से 35 किलोमीटर दूर झल्लार ग्राम में लगभग 20-25 गांवों के मरीज इनके पास आते हैं और पिछले 24 वर्षों से ये ग्रामीण लोगों के बीच चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। और इनको मैं जैसे देख पाती हूँ, 24 घंटे ये सेवा के लिए समर्पित होते हैं ग्रामीणों के लिए। और उसमें कहीं दिन हो या रात हो, जब भी आवश्यकता हो, हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इनको मैंने हमेशा कर्म ही पूजा है वाले सिद्धांत को जीते हुए देखा है। और जिम्मेदारियों और संबंध निर्वाह के मामले में मैं इनके बारे में क्या कहूँ। इनके ससुर जी की जिंदगी इनकी देन है और मेरी जिंदगी भी इनकी देन है। इनके परिवार में इनकी धर्मपत्नी ललिता बहन जी है और बेटी श्रेष्ठा और मेधा।
तो मैं बहुत सम्मान के साथ बुलाती हूँ जितेंद्र भाई जी को। शायद मेरी ये वो आंसू है कि मैं मौत के मुंह से वापस इन्हीं के कारण आई हूँ और आज कुछ कर पा रही हूँ, तो शायद ये वो कृतज्ञता के आंसू है। तो बहुत सम्मान के साथ बुलाती हूँ मैं आदरणीय जितेंद्र भाई जी को। धन्यवाद दीदी। मैं अपनी बात सर्वप्रथम जीवन विद्या दर्शन के प्रणेता बाबा नागराज जी को प्रणाम के साथ सभी बंधु भगिनी जो इस गोष्ठी के माध्यम से मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं उन्हें प्रणाम। मेरा ऐसा मानना है कि चिकित्सा मरीज जब सामने रहता है तभी हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो मैं चिकित्सा से संबंधित बातें कम कहकर या पेशेंट की बीमारियों को कम बताकर मैं अपनी बात सीधे हम कैसे बेहतर जी सकते हैं इस पे ध्यान रखूंगा, फोकस करूंगा। मैं शुरू करता हूं। क्योंकि मेरा शिक्षण प्रशिक्षण जीवन विद्या के अंतर्गत अभी केवल एक बिहार तक ही सीमित है। 3 दिनों के लिए हम लोग गए थे अछोटी में। तो मेरी भाषा ज्यादा ध्यान ना दें इस पे, शब्दावली सामान्य ही रहेगी, एक सामान्य सिविलियन जैसी। फिर मेरा जो 3 दिवसीय बिहार जो हुआ था छोटी में, योगेश भैया के सानिध्य और मेरी धर्मपत्नी ललिता जी और गौरी दीदी की प्रेरणा से किया था मैंने। उसमें मुझे यह अनुभव हुआ कि जीवन विद्या आज के दौर में हमारे लिए बहुत जरूरी है और समाधान देती है जीवन में। साथ ही क्योंकि मैं आयुर्वेद से शिक्षित हूँ, इसलिए मेरी जो भी मैं इस विषय पे बात करूंगा, आयुर्वेद की जो मान्यताएं हैं उसी को फॉलो करूंगा मैं। अब कुछ बातें आज के सामाजिक स्वास्थ्य विषय पे करते हैं। एक चिकित्सक के रूप में मैं देखता हूँ मेरी 2 तरह की जिम्मेदारी होती है। बीमारी की स्थिति में तो हम लोग रहते ही हैं तत्पर। इसके अलावा समाज में स्वास्थ्य जागरूकता एवं बीमारी की रोकथाम पर भी काम करना पड़ता है। सभी व्यक्ति एवं मरीज जो मेरे संपर्क में आते हैं उन्हें स्वास्थ्य जागरूकता, बीमारी संबंधित सामान्य जानकारी देना, योग व्यायाम से परिचय कराना, उनका खेलकूद, प्रातः प्रमाण जैसी शारीरिक गतिविधियों पर भी ध्यानाकर्षण करते हैं। और इन सबसे बढ़कर हम मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक करने की प्रयास करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य अर्थात हमारी मनोदशा, यह भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत हद तक प्रभावित करती है। अतः हम किस तरह प्रसन्न, मनोविकार रहित रहें और आनंद पूर्वक जीवन जी सकें, इन विषय पर भी यथासंभव जागरूक मैं कर सकूं लोगों को, इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र ग्रामीण परिवेश का है और इसमें बहुत सारी अच्छी और बुरी चीजें हैं। जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ ज्यादातर ग्रामीण शहरी लोगों की तुलना में बहुत अच्छा स्वास्थ्य रखते हैं अपना, और सभी का इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया होता है। तो हम लोग जो हल्का फुल्का इलाज करते हैं उसी में वो फटाफट ठीक हो जाता है। और जो क्रॉनिक डिसीज होती है, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, अस्थमा, ऐसी गंभीर बीमारी जो शहरी क्षेत्रों में सामान्यतः मिल जाती है, यहाँ पर कम ही नजर आती है। साथ ही यहाँ हम चिकित्सा कर्मी के रूप में हमको बहुत सम्मान मिलता है समाज में। और मुश्किलें कुछ मैं सामने रखना चाहूंगा। लगभग आधी या आधे से भी अधिक आबादी अल्प शिक्षित होने के कारण कुछ समस्या आती है, जैसे मरीजों में स्वच्छता जैसी सामान्य चीजों की भी जानकारी नहीं रहती। वो सब हमको करना होता है। दवाई का सेवन अपने हिसाब से बंद कर लेते हैं, चालू कर लेते हैं, और इसमें भी बड़ी परेशानी आती है हम लोगों को। कभी बोला दोबारा दिखाना है आपको या लंबा उपचार करना है, तो 10 तरह के बहाने बताने लगते हैं। बहुत सी रूढ़िवादी सोच भी उनके पीछे रहती है, जिसके कारण व्यवस्थित चिकित्सा नहीं कर पाते हैं। परहेज, पथ्य अपथ्य का पालन व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, जबकि आयुर्वेदिक पद्धति में ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक ये भी परेशानी सामने आती है कि थोड़ा सा आराम लगा नहीं कि दवाइयां बंद और डॉक्टर को भूल जाते हैं। बाद में फिर हमको इसमें पलट के बीमारी आती है वापस।
उसमें हमको इलाज करने में बहुत परेशानी है। इसके साथ ही बच्चियों में जो उम्र के साथ बदलाव होते हैं, तो परिवार में जो माता बहनें रहती हैं उनसे उनकी बड़ी जिम्मेदारी रहती है इन सबको लेके। इतनी जागरूकता नहीं बना पाती और कई बार इन सबको लेके थोड़ी मुश्किल स्थितियां आती है जिसके बच्चियों को सामना करना पड़ता है। इसकी भी जरूरत है। हमारे यहाँ झाड़ फूक भी एक बड़ा पक्ष है जिसके कारण मरीज बहुत देर से पहुंचता है और वो भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इन सबके साथ में दूर दूर छोटे गांव हैं, 10 से 15 किलोमीटर तक के मुझे जाना आना होता है। उन लोगों को आने में भी परेशानी होती है और मुझे कभी कभी पहुंचने में भी परेशानी होती है। ये भी एक बड़ी समस्या रहती है। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि बेहतर से बेहतर हम उनको सेवा दे सकें और स्वास्थ्य लाभ करा सकें। अब हम कुछ सामान्य बीमारियों की बात करेंगे जो डे टू डे प्रैक्टिस में मिलती है। विशेष बीमारियों की बात मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, और उन्हीं की जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। शुरू करते हैं गर्मियों से। गर्मियों का सीजन चल रहा है। इसमें हमको लगभग रोज ही ऐसे पेशेंट बहुत मिलते हैं जो धूप से प्रभावित होते हैं। सामान्य भाषा में धूप लगना, ये एक मुख्य रूप से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होने के कारण ये परेशानी बहुत ज्यादा सामने आती है। उसमें हम प्रयास करते हैं मरीज को समझाने का कि अधिक पानी पिए, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह या नमक शक्कर का पानी अधिक मात्रा में लें। खाद्य पदार्थ में तरबूज, नींबू पानी, ये चीजें अधिक ले सकते हैं और दही मही ये चीजों का भी सेवन कर सकते हैं। बुखार रहने में पैरासीटामोल जैसी सामान्य सी दवाई, और अधिक परेशानी होने पे फिर हॉस्पिटलाइज और आईवी फ्लूइड के लिए हम सलाह देते हैं। आईवी फ्लूइड मतलब हमारी भाषा में उसको बॉटल बोलते हैं। इसके साथ ही गर्मी में वायरस एवं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां जैसे पीलिया, टाइफाइड और मच्छर से होने वाले मलेरिया, डेंगू, इस तरह के भी पेशेंट बहुधा देखने में आते हैं। और इसमें लंबा बुखार चलता है और ये गंभीर बीमारी की श्रेणी में आती है। इसलिए प्राथमिक रूप से हम साधारण एंटीबायोटिक, बुखार उतारने की दवाई के रूप में तो हम दवाइयां देते ही हैं। साथ ही मच्छरों से बचाव के लिए धुआं करना, मच्छरदानी का उपयोग करना, आसपास घर के साफ सफाई रखना, साफ पानी पीना, बाजार की सड़ी गली चीजों से परहेज करना और सामान्य भोजन करना और स्वास्थ्यकर भोजन करना, इस सब के साथ ही मरीज का ध्यान रखते हैं। अधिक होने में इन तमाम बीमारियों में हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। हम इन सब का भी ध्यान रखते हैं। गर्मियों में एक यूरिन इन्फेक्शन की भी बहुत परेशानी आती है, या जिन लोगों को पथरी वगैरह है वो इन दिनों में डिहाइड्रेशन की कंडीशन में बहुत ज्यादा उभर के सामने आ जाती है। तो इसमें भी हम यदि पानी का संतुलन शरीर में बना के रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी का, और धूप में निकलने में सिर पर कपड़ा ढकना या जेब में प्याज रखना, इन सब का ध्यान रखें तो बड़ा बेहतर रहता है। और फिर भी यदि थोड़ी बहुत परेशानी रहती है तो आयुर्वेद में एक नीरी आती है टेबलेट, बहुत अच्छे से काम करती है सभी तरह के यूरिन से संबंधित बीमारियों में। और स्टोन है तो फिर कुछ लंबा उपचार चलता है और ध्यान रखना पड़ता है। तो मुख्य रूप से गर्मियों में यही परेशानी आती है सामने। गर्मी के बाद प्रैक्टिस के हिसाब से हम इसको सीजन बोलते हैं। गर्मी, बारिश, उमस के दिन, सीजन्स में अधिक मरीज आने का दिन रहते हैं। 4 महीने जो बारिश के रहते हैं, इन दिनों में ज्यादातर देखने में आता है उमस गर्मी के कारण बहुत जल्दी भोजन खराब हो जाता है हमारे घर में जो उपलब्ध रहता है। पानी में सरफेस पर बहने वाला पानी जल्दी हमारे पीने में आ जाता है, उसमें गंदगी अधिक रहती है। इन सब के कारण पेट से संबंधित बीमारी, डायरिया होना, उल्टी होना, एमेबिक डिसेंट्री, ये बहुत सामान्य रूप से मिलती है। और दस्त, उल्टी, इसमें भी
इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का इम्बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, और रिहाइड्रेशन के लिए अधिक पानी पीना या हेवी फ्रूट्स वगैरह यूज करना, उबला पानी पीना, यह बेहतर रहता है। इसके बाद अधिक होने पर तो चिकित्सक और उसके हॉस्पिटल या क्लिनिक में ही हमको पेशेंट को रखना होता है। इन दिनों में टाइफाइड के भी बहुत पेशेंट मिलते हैं शुरुआती जून जुलाई के महीनों में। यहाँ भी हम पानी उबालकर पीना, भोजन की सफाई रखने, ये 2 चीज का हम ध्यान रख लेते हैं तो अधिकतर पेशेंट बन ही नहीं पाते हैं टाइफाइड के। जिस वर्ग में ये देखने में आता है कि वो फिल्टर वगैरह का यूज करते हैं या खान पान पे अच्छा ध्यान रखते हैं, वो लोग टाइफाइड बीमारी से बच जाते हैं। बारिश में नमी अधिक होने के कारण स्किन से रिलेटेड फोड़े फुंसी होना, इसके बीच के पेशेंट मिलना, और जो चोट वगैरह हमको छोटी मोटी लग जाती है उसमें जो अधिक इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, और फंगल इन्फेक्शन उंगलियों के बीच पैरों में, इन सब के लिए हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। और त्वचा की सफाई रखें, त्वचा को साफ और सूखा रखना, बस यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अधिक होने पर तो फिर क्लिनिक जाना ही होता है। बारिश के मौसम में कीड़ों के काटने, इंसेक्टिस जो रहते हैं, उनके काटने से बहुत पेशेंट हमको मिलते हैं, तो उसमें भी उनकी गंभीरता को देखकर हम एंटी एलर्जी को भी, ऐसा जरूरी होता है, सारी चीजें उपयोग करते हैं। इन दिनों में बारिश में लगभग पूरे 4 महीने बुखार का भी प्रकोप अधिक रहता है। बहुत सारे कारणों से वायरस और बैक्टीरिया जो वातावरण में बहुत ज्यादा रहता है, उससे जो बुखार के पेशेंट मिलते हैं, प्रारंभिक उपचार में तो पैरासीटामॉल है, आयुर्वेद में सेप्टिलिन आता है एंटीबायोटिक, महासुदर्शन काढ़ा, ऐसे दवाइयां देके हम कोशिश करते हैं, और 3-4 दिन इंतजार कर, सामान्य रूप से भी इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि वायरल डिसीजेज में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल होता नहीं है। सामान्य रूप से हम वेट भी करते हैं कि भाई पैरासीटामॉल देके आप उसको कंट्रोल कर लीजिए। 2-3 दिन बाद भी फिर बुखार आता है तो आयुर्वेदिक दवाइयां, कुछ एंटीबायोटिक जो मैं बताया आपको, महासुदर्शन काढ़ा आदि, और इसी से हम उपचार करते हैं। बारिश के बाद ठंड, ये प्रैक्टिस के हिसाब से हम इसको हेल्दी मौसम, ज्यादातर लोग इसमें बड़ा अच्छा स्वस्थ महसूस करते हैं। फिर भी कुछ बीमारियां ठंड में भी देखने को मिलती है, गले से संबंधित टॉन्सिल्स वगैरह बढ़ना, ओल्ड एज लोगों में अस्थमा। तो टॉन्सिल्स में हम गर्म पानी, नमक, हल्दी डाल के गरारे करना, और सर्दी खांसी के लिए सितोफलादी वगैरह चूर्ण आता है, और सेप्टिलिन एंटीबायोटिक टैबलेट आती है, ये सारा यूज करते हैं। बाहर से सिकाई करने के लिए भी हम सलाह देते हैं। बुजुर्गों के लिए अस्थमा में हम परिवार को समझाइश देते हैं कि इसके लिए ठंडे पदार्थ कम से कम उपयोग करें, बुजुर्गों को और बच्चों को ठंड से बहुत बचाएं, और अधिक जरूरत होने पर फिर नेबुलाइजेशन और अन्य सारे उपचार पे जाते हैं। ठंड में ही जोड़ों के दर्द की भी बड़ी समस्या रहती है, इसमें भी देखना होता है कि मरीज की गंभीरता कैसी है, उसी हिसाब से जो पेटेंट मेडिसिन आती है, ब्रांड नेम बता रहा हूँ मैं, रुमार्थो टैबलेट वगैरह आती है, और महानारायण तेल, ये मालिश वगैरह के लिए देते हैं हम। गुनगुने पानी से स्नान वगैरह का सलाह देते हैं, और शरीर गर्म रखने का विशेष। ठंड के दिनों में बच्चों में सबसे ज्यादा पेशेंट मिलते हैं निमोनिया। सर्दी खांसी सामान्य रहती है, पर निमोनिया एक बड़ा गंभीर है, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग, जिसमें जीवन की समस्या आती है, इस तरह का इन्फेक्शन है ये। तो सर्दी खांसी तो एक सामान्य चीज होती है, बच्चों को हो ही जाता है ये, और इसमें सितोफलादी शहद के साथ चाटना बड़ा उपयोगी रहता है। गले से लेके नाक नाक तक सारी चीजों में ये बड़ा अच्छा लाभ देता है। और निमोनिया होने पे हमको बड़ा एक चैलेंजिंग रहता है पेशेंट को ट्रीट करना, और इसमें गंभीरता के अनुसार निर्णय लेना होता है। नेबुलाइजेशन आजकल एक बड़ा अच्छा समाधान है उसका, और एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना,
म्यूकोलाइट कफ निकालने के लिए प्रयास करना। और यही एक पेशेंट रहते हैं जिसमें हमको सबसे ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स इंजेक्टेबल भी देना पड़ता है कभी, और सारा उसके लिए फिर हम गंभीर होने पर हॉस्पिटलाइज करते हैं पेशेंट। ठंड की एक बड़ी परेशानी त्वचा में रूखापन, और इस मौसम में इसके बीज बहुत देखने को मिलती है, यानी हम जिसको सामान्य भाषा में खुजली कहते हैं। यहाँ भी यदि हम त्वचा में नमी बना के रखें और सफाई का ध्यान रखें तो इनसे बहुत ज्यादा हम बच सकते हैं, इन बीमारियों से। और नीम का तेल आता है, ये भी हमारे लिए औषधि के रूप में बहुत उपयोगी होता है। साथ ही एक विशेष बात रहती है, ठंड में हमको बहुत पेशेंट डिहाइड्रेशन के मिलते हैं। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। वो बताते हैं चिड़चिड़ापन हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है, वेल फील नहीं होता है उनको। ये डिहाइड्रेशन का एक साधारण सा लक्षण है। ठंड में क्योंकि हमको अधिक प्यास भी नहीं लगती है और हम बड़े याद करके पानी पीते हैं, कभी याद आ गया तो पी लिए, नहीं तो दिन दिन भर पानी नहीं पीते हैं। तो इससे हमारे शरीर में पानी बहुत आवश्यक, क्योंकि तत्व है हमारे शरीर में, पानी की जरूरत बहुत रहती है और सारा मेटाबॉलिज्म के लिए उसकी जरूरत होती है। तो ठंड में भी हमें ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि हम समय समय पे एक 2-3 घंटे के अंतराल में 1 गिलास 2 गिलास पानी हम पीते रहें। यही सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता था। समय देने के लिए धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आप इतने अच्छे से हर सीजन में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है बहुत बढ़िया से बताए, और हम सब इन चीजों का ध्यान रख के अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमारे बीच दंत चिकित्सा को लेकर मुंबई से आदरणीय मंगेश भाई जी उपस्थित है। तो मंगेश भाई जी का परिचय, भाई जी का मूल गांव जो है उस्मानाबाद महाराष्ट्र में है, और भाई जी डेंटल सर्जन है। बीडीएस की पढ़ाई इन्होंने सन 2000 में पूरी की। 2007-8 में कुछ महीनों के लिए श्रीलंका में जाकर रहना हुआ, और 2008 से 2011 तक आर्मेनिया में भी जाना हुआ। वर्तमान में भाई घाटकोपर मुंबई में है, और साथ ही जो भाभी जी है डॉक्टर जूली, वो भी डेंटिस्ट है। और इनके परिवार में बेटा जी सनय बेटा जी 14 वर्ष के और विवान बेटा जी 8 वर्ष के हैं। साथ ही आई जयश्री माता जी और गिरजेश पिताजी के साथ बड़े भाई जी आदरणीय योगेश भाई जी, इनकी भाभी जी सुवर्णा दीदी जी और कमल बेटा जी का इनका पूरा परिवार है। 12 वर्ष से इनका छुट्टी आना जाना हुआ, क्योंकि इनके बड़े भाई जी आदरणीय योगेश भाई जी का अभ्युदय केंद्र में रहना हुआ है। और इस दौरान बाबा जी से भी 2 बार मिलना हुआ भाई जी का। और भाई जी अभी अध्ययन की मानसिकता के साथ दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करे और व्यवस्थाओं से कैसे जुड़े रहे तथा सश्रम कैसे भागीदारी कर पाए, और साथ-साथ रहने का अभ्यास पर भी काम कर रहे हैं। और साथ ही स्वावलंबन को लेकर भी इनके अभ्यास चल रहे हैं। जैसे मुंबई के पास भी ये जाते हैं स्वावलंबन के लिए, कृषि में कुछ वहाँ भी श्रम करते हैं, और बुल्ढाना भी आते हैं। तो यहाँ पर भी इनका मतलब फिक्स टाइम है कि किस टाइम आके इनको करना है। तो यहाँ पर भी खेती से श्रमाभ्यास द्वारा जुड़े हुए हैं, और पूरा परिवार ही बहुत निष्ठा से, क्योंकि इसके पहले योगेश भाई जी का भी हम सुने, और सतत उनका पूरकता उपयोगिता पूरे उत्सव पारा के साथ बनी हुई है। आदरणीय जयश्री आई जी को भी हमने सुना कि कैसे उन्होंने डबल एमए शादी के बाद किया, उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट और एमएड की डिग्री और ये सब करते हुए, और अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे के बच्चों को भी अपने बच्चों जैसा पाले हैं। तो हम पूरे परिवार की निष्ठा को देख पा रहे हैं कि कितनी निष्ठा से पूरा परिवार अपने जीवन विद्या को विकल्प के रूप में स्वीकार कर जीने में लगे हुए हैं। तो मैं आदरणीय, और यदि स्वभाव देखें तो पूरे परिवार का ही एक तो परिश्रमी बहुत मतलब परिश्रम वाला जो पार्ट बहुत देख पाती हूँ। भाई जी में जितना मैं उनको देख पाई, धीरता वाला पार्ट बहुत ही स्ट्रांग है। प्रतिकूलताओं में भी कैसे सहज बने रहकर प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदल पाए, और जीवन विद्या में ये विकल्प में जीने की निष्ठा को कैसे बनाए रखे, वो प्रेरणा मैं भाई जी से लेती हूँ। और
बहुत कूल रहते हैं भैया और बहुत सहज है और कर्मठता जो है ये तो बहुत कूट-कूट के पूरे परिवार में मैं देख पाती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त श्रम का सम्मान वाला पार्ट जुड़ा हुआ है। तो मैं बहुत आदर के साथ आदरणीय भाई जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और साथ ही हो सके तो जूली दीदी जी भी कुछ अपनी बातें रखेगी, तो दंत चिकित्सा के ऊपर कुछ टिप्स देने आमंत्रित है आदरणीय मंगेश भाई जी। ओके, नमस्ते सभी को। नमस्ते। जिस तरह से सांक्रिक का काम चल रहा है अभी, ये पेरेंट टीचर ट्रेनिंग, एक मेरे लिए यहाँ बैठ के, इतना दूर बैठ के सबसे सुखद घटना हो सकती है ये लॉकडाउन में, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज ये अवसर मिला अपनी कुछ छोटी मोटी शेयरिंग करने का। आदरणीय बाबा जी के प्रति भी बहुत बहुत सारी कृतज्ञता। उत्सव पारा और इस कार्यक्रम में शामिल सभी परिवारों का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। और अभी जो 2 प्रस्तुति हुई उनसे भी काफी कुछ सीखने मिला, तो उनको भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। अभी जहाँ तक दंत शास्त्र की बात है, पिछले 20 साल में जो भी कुछ छोटे मोटे अनुभव आए हैं, निष्कर्ष बने हैं, तो मैं थोड़ा सा सामान्य तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो दांत शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसे हम स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहते हैं, वैसे दांत का स्वास्थ्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज के लिए ये एक एंट्री गेट जैसा है। अभी जो हमारा खान पान हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला भाग आता है कि दांत की सेहत बनी रहेगी तो ही आगे का सारा रास्ता क्लियर रहेगा। तो इस हिसाब से थोड़ी सी महत्वपूर्ण उपयोगिता दांत के बारे में दिखती है। अभी दांत के जनरली कुछ छोटी मोटी सहायता रहती है शरीर के लिए, जैसे खाना हमको चबा के ही खाना चाहिए। दांत ठीक ठाक रहेंगे तो थोड़ा सा भाषा का उच्चारण भी स्पष्ट होता है। दूध के दांत और पक्के दांत, इन दोनों का भी अंतर संबंध बहुत ज्यादा महसूस है और उसके ऊपर काफी साइंटिफिक अभी रिसर्च हो ही रहे हैं। और सिर्फ दांत ही नहीं, तो दांत के आजू बाजू के स्नायु की ताकत भी दांत अच्छे होने से बनाए रहती है और ओवरऑल एक चेहरे का थोड़ा सा अच्छा बैलेंस हम देख पाते हैं। और जैसे दांत महत्वपूर्ण है, वैसे ही दांत के आजू बाजू के दांत के सपोर्टिंग मसूड़े, जो स्नायु काम करते हैं बात करते टाइम, खाना खाते टाइम, वो इन दांतों के बीच में जीभ है। जो दांत जिस जगह पे बैठे उनको जबड़ा बोलते हैं, तो ऊपर का एक जबड़ा, नीचे का एक जबड़ा, और नीचे के जबड़े को हिलाने वाली हड्डी, और वो जहाँ पे अपने स्कल मतलब अपने ऊपरी वाले पार्ट के साथ जुड़ी रहती है, उसको बोन जॉइंट बोलते हैं। ये सारा भी उतना ही इम्पोर्टेंट। तो ये सारी सिस्टम एक हार्मनी में चले, इसके लिए अपने को प्रयत्न करना है, ना कि सिर्फ दांतों का ध्यान रखना। तो दांत का स्वास्थ्य के बारे में जब हम बात करते हैं, तभी सबसे 2 बातों पे अपने को ध्यान देना ज्यादा होता है। एक तो हम आहार क्या खाते हैं, और दूसरी चीज आहार के बाद दांतों की साफ सफाई या उसका रख रखाव कैसे रखते हैं। अभी जहाँ तक खाने की बात है, मुझे लगता है होम्योपैथी और आयुर्वेद दोनों में ये चीजें काफी अच्छी तरह से बोली गई है। तो भी फाइबर युक्त यानी तंतुयुक्त आहार, जैसे कैरेट होता है, ऑरेंज होता है, या कोई भी अच्छे से चबने वाली वस्तु, ये सारी चीजें दांतों के आहार के लिए थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं जंक फूड होता है, ये सारा चीज जितना हम नकार देंगे उतना अच्छा है। या सॉफ्ट डाइट होते हैं, जैसे हम मैगी बोलते हैं, पाव बोलते हैं, ये सारी चीजें जितनी अवॉइड करें उतना ज्यादा बेटर होता है। अभी खाने के बारे में भी देखेंगे तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा रासायनिक शक्कर, मैदा और नॉर्मल सॉल्ट, इन सबसे बनी हुई चीजें मार्केट में मिलती है। तो ये सारी चीजें दांत के स्वास्थ्य के लिए एकदम ही हानिकारक है। तो हो सके तो इसका परहेज नहीं करना है, और उसी के बदले जैसे अभी अपनी व्यवस्था में सारी चीजें मिलती हैं, खांड मिलती है, मिश्री मिलती है, अच्छा गुड़ मिलता है, रवा से बना हुआ पतला आटा भी मिलता है, और सेंधा नमक भी ठीक रहता है। तो इन सारी चीजों का जो भी अपने को टेस्ट के अनुसार जरूरत होती है, इन चीजों का ही ज्यादा उपयोग करना है। अभी दांत की साफ सफाई कैसे करें, तो जनरली जो बच्चे छोटे रहते हैं, जैसे 2 या 3 साल तक, तो इनको टूथब्रश जैसी चीज इंट्रोड्यूस नहीं करानी है इतनी छोटी उम्र में। तो माता या पिता जो भी उस समय उपलब्ध हो, तो कोई भी साफ गीला कॉटन का कपड़ा होता है, तो खाने के तुरंत बाद सब दांतों पे घिस के उसकी सफाई करनी है।
रात के समय में ही हो सके तो टूथब्रश का इस्तेमाल करना है। अभी टूथपेस्ट जैसी चीज का इतना सारा वो कहूँ एडवर्टाइजमेंट होता है, पर जहाँ तक मेरा स्टडी है इन सब चीज़ों के बारे में, तो काफ़ी सारे केमिकल्स टूथपेस्ट में होते हैं। तो हो सके तो मंजन या अपनी व्यवस्था में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं आजकल दांत की सफाई के लिए, वो सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा सा केमिकल से फ्री हो जाएंगे। और सारी चीज़ें जैसे नहाने का साबुन या कपड़े धोने का साबुन या डिश वॉशर या इवन फॉर दैट मैटर टूथपेस्ट, इन सब में सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS ऐसा एक केमिकल रहता है जो जनरली सारी चीजों को झाग देता है। तो जहां तक कभी मेरा निष्कर्ष बना है, जो चीज हम खा नहीं सकते वो चीज हम दांतों के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से जैसे हम साबुन खा नहीं सकते, तो हो सके तो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स भी दांत के लिए ठीक नहीं रहेंगे, ऐसा थोड़ा सा निष्कर्ष बनता है। और रात के समय टूथब्रश का इस्तेमाल करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद लगभग 8 से 12 घंटे तक हमारी कोई चबाने की एक्टिविटी नहीं होती। तो जो भी खाना थोड़ा बहुत फंसा रहता है ये काफी समय तक दांतों के ऊपर रहने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ब्रशिंग का इस्तेमाल हो सके तो रात को करना है। काफी प्राउड लोगों में जैसे दांतों में थोड़े थोड़े गैप हो जाते हैं उम्र के हिसाब से, तो इनके लिए दो दांतों के बीच में सफाई करने के लिए कुछ अलग अलग टाइप के ब्रश भी आते हैं। तो नॉर्मल ब्रशिंग के बाद ये ब्रश भी हम अच्छी तरह से यूज करते हैं। फाइबर फूड का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तंतुमय खाना जब हम खाते हैं, क्योंकि जब भी हम चबाते हैं तो साथ साथ ये दांत की सफाई का भी काम करता है। इसलिए फाइबर फूड का रोज के खान पान में होना बहुत बहुत आवश्यक है। अब जैसे खान पान की बात है तो जनरली थोड़ा मेरा निष्कर्ष ऐसा है कि राइस जैसे आइटम है, जैसे सॉफ्ट आइटम्स होते हैं, वो हो सके तो दोपहर के खाने में इंक्लूड करने हैं, और शाम के खाने में रोटी हो या भाकरी हो, ऐसे थोड़े से तंतुमय खाने जिनको हम थोड़ा अच्छे से चबा सकते हैं, ऐसे खाने में दांतों की सफाई पे बहुत ज्यादा फिर जोर नहीं आता है। अभी बच्चे हो या बड़े हो, कुछ चीजें हैं जो हमको बच्चों को या बड़ों को बिल्कुल ही देखनी नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के चॉकलेट्स आते हैं, गोलियां आती हैं, मार्केट में काफी सारे टाइप्स के चिप्स मिलते हैं, वेफर्स मिलते हैं, बिस्किट्स भी आते हैं। तो इन सब में आर्टिफिशियल यानी रासायनिक शुगर और मैदा, इन सब का बहुत ज्यादा प्रमाण होता है, और प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो ऐसे भी अपने शरीर के लिए थोड़े से घातक हैं लॉन्ग रन में, और दांतों के लिए तो ये एकदम ही बैक्टीरिया के लिए एक बुलावा ही है, ऐसा समझ सकते हैं। साथ साथ आइसक्रीम भी है, केक भी है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सारा आर्टिफिशियल मैटर भरा हुआ रहता है। ये हो सके उतना हमको खाने पीने में परहेज करना चाहिए, और अच्छा खान पान अपने घर में ही बनता है। जैसे कुछ मीठा बनाते हैं गुड़ के सहारे, कुछ तीखा बनाते हैं मसालों के सहारे, ये सारी चीजों का सेवन ठीक रहता है। जैसे हम खान पान की बात करते हैं तो जनरली हम 3 बार के खाने के हिसाब से बात करते हैं, जैसे सुबह का नाश्ता हुआ, दोपहर का खाना हुआ और रात का खाना हुआ। तो इन 3 खानों के बीच में अगर कभी भी भूख महसूस होती है तो जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये फिर फूड बना ही रहेगा और ये दांतों में सड़न का और एक कारण बन सकता है। तो इन सब के बीच में अगर कुछ खाने का मन हो या कुछ ऐसा हो तो फ्रूट होते हैं, और हमारे घर पे बने हुए कुछ स्नैक्स होते हैं जो हम खा सकते हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगी कि सुबह हमको उठ के सबको ब्रश करने की आदत, मतलब हर घर में मैं देखता हूँ, कुछ साल पहले मेरे घर में भी यही था कि पहले ब्रश करो बाकी काम बाद। पर जब आप रात को ब्रश करते हो तो सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करने का वैसा कोई खास कारण नहीं है। तो इसके बदले थोड़ा सा ऐसा भी सोचा जा सकता है कि सुबह उठ के गर्म पानी का सेवन करें, या अलग अलग टाइप के काढ़े बनाएं, या थोड़ा सा गर्म पानी में नींबू निचोड़ के इसको डायरेक्ट धीरे 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 पिया जाए, क्योंकि ब्रश करने के बाद हमको कुल्ला करना पड़ता है, और सारे जो पाचक तत्व हैं जो हमारी लाड़ ग्रंथि से निकल जाते हैं, ये सब पेट में जाने के बदले सारे बाहर निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा पाचन शक्ति पे थोड़ा सा परिणाम इसका होता है। इसलिए सुबह अगर ब्रश करना भी है तो ब्रेकफास्ट या नाश्ते के बाद आप कोई भी मंजन से सिर्फ मुंह का सफाई करने के लिए ठीक। सुबह बहुत ज्यादा ब्रशिंग करने के फेवर में मैं नहीं हूँ।
सुबह इनफैक्ट कोई भी ऐसा पाचक रस शरीर में पहले चला जाए खाने के पहले, तो फिर ये पाचन शक्ति के लिए अच्छा रहता है और दांत के लिए भी अच्छा रहता है। दूसरी एक बात थोड़ी सी समझ में आई है कि खाने के बाद या खाने के पहले आधे से 1 घंटे तक पानी का सेवन नहीं करना है। इससे क्या होता है, जितना भी पेट में एसिड बन जाता है जो पाचन के लिए सहायक है, ये सारा एसिड पानी के चलते बर्न हो जाता है। और कभी कभी ऐसी संभावना भी होती है कि उल्टी के सहारे बहुत ज्यादा एसिड बाहर आने के भी चांसेस रहते हैं। तो कुछ हद तक ये एसिड्स दांत के लिए थोड़े से हानिकारक हैं, और यही एसिड सोडा के फॉर्म में सारे एरिएटेड ड्रिंक्स में रहते हैं, जैसे पेप्सी हो, कोला हो, तो ये भी उतने ही हानिकारक। वैसे ही चबाने में मदद करने वाले स्नायु और बोन की जॉइंट, ये दोनों भी चीजें दांत जितनी आवश्यक है। अभी चबाने के जो स्नायु है उनके लिए भी कुछ हम थोड़े से व्यायाम कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद में बताया है, एक योग विधि है सूर्य नमस्कार करना। कुछ योग मुद्राएं हैं जो दांत के आजू बाजू के स्नायु को अच्छा एक्सरसाइज देती है। कुछ छोटी सी एक्सरसाइज हम करने बोलते हैं जनरली कि मुंह में हवा भर के थोड़ी देर तक रुकना है और फिर धीरे धीरे हवा छोड़नी है। कुछ और ऐसी भी एक्सरसाइज आती है कि 2 होठों के बीच एक छोटा सा पतला पेपर रखने की कोशिश करनी है। तो इन सारी एक्सरसाइज से दांत के आजू बाजू के स्नायु भी ठीक ठाक रहते हैं। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि बहुत ज्यादा कड़क चीज नहीं खानी है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके खाना है, कि कभी कभार एक्सीडेंटली दांत टूटने की थोड़ा सा डर रहता है इसमें। अब चलते हैं कुछ कॉमन बीमारियों की तरफ। तो सबसे बड़ी और प्रिवेलेंट बीमारी, मतलब जो सर्वसामान्य तरीके से पाई जाती है, ये है दांतों की सड़न, जिसकी काफी लोगों की चिंता रहती है। और जब भी मैं क्लिनिक या हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तभी 100 में से लगभग 90 या 95% लोगों को सड़न की बीमारी होती है। अब इसका कारण, मेजर कारण है अपना खान पान का तरीका, और बच्चों को एकदम शुरुआत से, मतलब एकदम बचपन से ठीक तरीके की आदतें न होना खान पान के बारे में। जैसे अभी घर में बच्चे रहते हैं तो कोई मेहमान आते हैं, तो अभी क्या लेके जाए, बच्चे हैं तो वो जनरली साधारण तरीके से चॉकलेट ही लेके आते। या घर पे प्राउड लोग हैं जैसे दादा दादी जी, अभी बच्चों को खुश करने के लिए कुछ ऐसी चीजें लेके आते हैं। तो ये थोड़ा सा एक पारिवारिक मामला है कि इसको अच्छी तरह से परीक्षण करके कुछ चीजें घर में न आए ऐसे देखना है। तो ये बच्चों को तुम कम खाओ या तुम बिल्कुल ही नहीं खाओ ये बोलना और उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, लेकिन जब बड़े लोग थोड़ा समझदारी से काम लेते हैं तो इन चीजों से हम बच्चों को काफी हद तक दूर रख पाएंगे, और वही दांत की सड़न का सबसे मूल कारण। दूसरी एक चीज है, जैसे कुछ अनुवंशिक बीमारियां हैं, अनुवंशिक यानी जेनेटिकल, जैसे बचपन से ही कुछ दांतों का मुंह में ना होना, या उसके एकदम उल्टा बहुत सारे दांत आना, जैसे मसूड़े एकदम लूज रहना, या मसूड़ों से खून आना, बदबू आना, जैसे दांत की रचना थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होना, दांत एकदम आगे होना, एकदम पीछे होना। इन सारी अनुवंशिक बीमारियों को हम ज्यादा करके टाल नहीं सकते। तो जहां जहां जरूरत है वहीं वहीं दांतों की ट्रीटमेंट का सहाय हमको लेना पड़ता है। जो चीजें नेचुरली अच्छी मेंटेन है उसको जहां तक हम नहीं छेड़े उतना ज्यादा अच्छा है। तीसरी एक चीज है कि कभी कभी दुर्घटना से जनरली सामने वाले दांत टूटने की एक काफी हद तक ये देखा है हमने बच्चों में कि हम खेलते समय ध्यान नहीं देते हैं। अभी जैसे मेरे ही घर में कुछ महीने पहले सने बेटा जी फुटबॉल खेलते खेलते गिर गए और उनका एक सामने वाला पक्का दांत अचानक से टूट गया। अभी ऐसे कुछ डैमेज ये परमानेंट है, इनको कुछ ना कुछ तो इलाज की जरूरत पड़ेगी, रहे तो अच्छा है। और जब भी खेलना जाते हैं तभी थोड़ा सा उनको एक बार ध्यान दिलाने की जरूरत है कि बेटा एकदम एक दूसरे के मुंह पे नहीं जाना। तो ये एक थोड़ी सी चीज है। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी चीजों के लिए हमको डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जैसे दांत बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा एक वायरिंग ट्रीटमेंट ही आता है जिससे हम दांत थोड़े से सीधे कर सकते हैं। जिनके दांत ऑलरेडी कुछ कारण से गिरे हुए हैं पहले से,
उनकी चबाने की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ हम नए दांतों को रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों में अभी साइंस इतना इवॉल्व हो रहा है, तो जहां तक मेरा निष्कर्ष है, ये आधुनिकीकरण से अभी अति आधुनिकीकरण की तरफ चला जा रहा है, जो सामान्य लोगों की कक्षा में नहीं बैठता, और इतनी सारी सामग्री हमको यूज करनी पड़ती है, इसलिए दांतों के सारे इलाज काफी हद तक महंगे होते जा रहे हैं। इसलिए इन सब का निराकरण एक ही है कि हम अच्छे से अपने दांतों का स्वास्थ्य बनाए रखें, और हो सके तो इन इलाजों से ज्यादा करके दूर रहने की कोशिश करें। कभी कभी इमरजेंसी होता है, जैसे दांत में कभी कभी सूजन आ जाती है, जिनके अकल के दाढ़ है वो कभी कभी सीधे नहीं आते हैं, टेढ़े मेढ़े आते हैं, तो उनकी वजह से दिक्कतें होती है। तो ऐसी कुछ जरूरी चीजों के लिए ही थोड़ा सा हमको डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है। सड़न एक बहुत साधारण लेकिन बहुत जटिल मुद्दा हो गया है, और वो जो डायरेक्ट खान पान से ही जुड़ा हुआ है। तो जितना ज्यादा अच्छा खान पान होगा, उतना हम इस बीमारी से तो एटलीस्ट थोड़ा सा दूर रह पाएंगे। अभी जो महिलाएं गर्भावस्था में हैं, उनको तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये तभी से थोड़ा सा अपनी सेहत और आने वाले बच्चे की सेहत पर इस तरह से भी ध्यान दें कि इसका स्वास्थ्य अच्छी तरह से बना रहे। तो अभी तक जितनी भी हमने चीजें डिस्कस की, इनमें से काफी कुछ चीजें उनके लिए भी लागू पड़ती है। अभी मार्केट में टूथपेस्ट आए दिन कॉम्बिनेशंस बदलते हैं, कभी बोलते हैं नीम वाला टूथपेस्ट, कभी बोलते हैं कैविटी नहीं होने वाला टूथपेस्ट, बट ओवरऑल सारी टूथपेस्ट का फॉर्मूला मोर और लेस सेम ही है। सिर्फ भय और प्रलोभन के अलावा इन चीजों में और कुछ खास रखा नहीं है, ऐसा भी है। कुछ हमारे डेंटिस्ट मित्रों का ऐसा भी निष्कर्ष आया है कि टूथपेस्ट बहुत सारे साल यूज करने से दांत में क्रैक बनने का थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए हो सके तो सामान्य जो अपने तरीके हैं दांत साफ करने के, उस पर ही निर्भर रहा जाए। टूथब्रश हाँ हालांकि सहायक हो सकता है, बिकॉज काफी सारी ऐसी जगह होती है दांत के आजू बाजू जहाँ पे हमारा हाथ अच्छी तरह से नहीं पहुंचता, तो टूथब्रश आप थोड़ा सा हैंडी रख सकते हो। लेकिन टूथपेस्ट के लिए कोई तो अभी अच्छा क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटिव या पर्याय हमारे पास अभी काफी उपलब्ध है। तो हो सके तो ऐसी प्रैक्टिसेस हमको थोड़ी सी आगे बढ़ानी होगी, जहाँ पे हमको थोड़ा सा दांत के स्वास्थ्य के हिसाब से और अच्छी तरह से उसको मेंटेन रखा जा सके। तो इतनी सारी चीजें मुझे शेयर करनी थी, और इस प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद शांति से सुनने के लिए। भाई के तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बढ़िया से दांतों को हम कैसे सुरक्षित रख पाए, और इसमें मुख्य मुद्दा तो यही निकल के आया कि टूथपेस्ट से दूर रहा जाए, और जितनी ये जो जंक फूड फास्ट फूड है, जितने इन सबसे यदि हम बच्चों को दूर रख पाए, और उसके विकल्प के रूप में खांड, मिश्री, गुड़, सेंधा नमक ऐसी चीजों का उपयोग कर पाए, और अपने आहार में गाजर, ऑरेंज और रेशेदार चीजें ऐसे ही इनका उपयोग कर पाए, तो शायद हम अपने दांतों को काफी सुरक्षित रख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत ही अच्छी घर पे सार्थक प्रस्तुति रही आप दोनों भाई जियों की भी और दीदी जी की भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को। और अब हम चलते हैं फीडबैक की ओर। तो जिन भी बंधु भगिनियों के यदि कोई प्रश्न हो जो पूछना चाहते हो दोनों भाइयों से या सुधा दीदी से, तो वो भी पूछ सकते हैं, और जहां ध्यान गया फीडबैक के रूप में उसको भी रख सकते हैं। तो फीडबैक के लिए आमंत्रित है आप लोग, समय को ध्यान रखते हुए स्वयं स्फूर्त। हाँ, तो हेल्थ का जो डेफिनेशन है उसमें जो है स्पिरिचुअल हेल्थ एक एस्पेक्ट है। तो फिजिकल, मेंटल और सोशल एस्पेक्ट के अलावा एक फिजिकल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, जिसको डिफाइन करना बहुत चैलेंजिंग काम है। मतलब कि यहाँ तक कि WHO ने उसको डिफाइन करने का प्रयास किया है, लेकिन कि हर देश में अलग अलग है उसका स्पिरिचुअल का मतलब, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सभी देशों को उसको डिफाइन करने के लिए। तो हेल्थ में भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट एक है, लेकिन उसको डिफाइन करना, उसको और आप एक चीज मैं देखता हूँ परंपरा में, अगर हम एलोपैथ डॉक्टर को देखते हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर को देखते हैं और आयुर्वेद को देखते हैं, तो मुझको एलोपैथ डॉक्टर ज्यादा खुद बीमार लगता है। जो खुद बीमार है तो दूसरे का इलाज भी ठीक से नहीं कर पाएगा, मतलब। लेकिन आप वहीं पे होम्योपैथ और आयुर्वेद डॉक्टर को देखते हैं तो ज्यादा स्वस्थ है, क्योंकि वो चेतन पक्ष को ज्यादा समझता है और जीता भी है। तो एलोपैथ में काफी कुछ कमियां हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो MBBS करिकुलम में कुछ चेंजेस आए हैं, उसमें MBBS में फर्स्ट ईयर में एक पहला महीना जो है फाउंडेशन कोर्स करके पढ़ाया जाता है। उसमें एथिक्स और कम्युनिकेशन स्किल को काफी कुछ जो मतलब इम्पोर्टेंस दिया गया है। और उसमें एक सोशल मेडिसिन करके भी, जिसमें मतलब कि मेडिसिन ऐसा हो
जो मतलब पेशेंट ओरिएंटेड हो, तो उसमें भी काफी कुछ जोर दिया गया है, लेकिन अभी भी उसको आने के लिए काफी समय लगेगा, क्योंकि हमको उस तरह के डॉक्टर अभी नहीं बने हुए हैं, और सिर्फ कंटेंट के थ्रू वो मतलब कन्वे हो नहीं पाएगा, बोलने से नहीं होगा, क्योंकि कोई जीता हो और फिर कन्वे करे तो हो पाएगा। तो उसमें काफी अभी एलोपैथ मेडिसिन काफी लंबा सफर करना है इसको मतलब सही तरीके से लेने के लिए। और सभी लोगों ने अपनी प्रस्तुति अच्छी दी। हमको स्वास्थ्य मतलब जो मेंटल एस्पेक्ट है, ऑलमोस्ट 95% जो है मेंटल डिजीज ही है, मतलब साइकोसोमेटिक डिजीज, मतलब कि आपके मानसिक स्वभाव, मतलब कि उसका इम्पैक्ट जो है हमारे शरीर में ज्यादा पड़ता है। जैसे हम सोचते हैं, मतलब इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी, तो हम जो सोचते हैं हमारे माइंड पे ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है, तो उसपे कैसे काम किया जाए, तो उसपे काफी कुछ मतलब कि कमियां हैं, तो अभी काफी कुछ समय लगेगा उसको आने के लिए परंपरा में। तो थोड़ा सा बस वही बोलना था। ठीक है, धन्यवाद। बढ़िया भाई जी। तो हमारे यहाँ चौथे डॉक्टर जो थे अरविंद भाई जी, उनका भी इसमें प्लस हो गया। तो आज हमारा सौभाग्य कि हमको 4 डॉक्टर बंधु भगिनियों का सजेशन और ये बहुत सारी टिप्स मिली। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई जी आपको भी। चलिए अगले फीडबैक के लिए। जी सभी को नमस्कार। मैं भोपाल से नीलमणि साहू। सबसे पहले तो वंदनीय बाबा जी को मेरा बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत कृतज्ञ कि उन्होंने दर्शन दिया। उसके कारण योगेश भैया जी ने हमें प्रेरित किया उत्सव पारा के व्यवस्था के रूप में हम अपने आप को जीने के लिए प्रस्तुत कर पाए, और उसके लिए इस प्रयास में, और उसी प्रयास के अंदर ये पता चल रहा है इन प्रस्तुतियों से कि हमारे परिवार में ही सभी आयाम पर जीने के लिए कोई न कोई विशेषज्ञता और विधा के साथ में हमारे भाई जी और बहन जी है। तो यह जानकर बहुत खुशी हो रही है और बहुत आश्वस्ति हो रही है कि हम आपस में ही बहुत अच्छे से हर तरह से स्वस्थ और जीने में सफल हो पाएंगे। इस प्रस्तुति में सुधा दीदी ने बहुत सारी जानकारियां ऐसे दी, छोटे बच्चों को लेकर या सभी के लिए क्या सही रहेगा। तो अभी तक दवाई लेने में हम लोग डरते हैं और डरना भी चाहिए, पर एक आराम से प्राथमिक चिकित्सा के रूप में हम क्या छोटे बच्चों के साथ में छोटी छोटी बीमारियों के लिए चोट मोच शरीर दर्द ऐसे वक्त में क्या क्या दे सकते हैं। तो कुछ दवाइयों के नाम भी बताए दीदी जी ने, और बहुत सारी चीजों पर ध्यान भी दिलाया कि कैसे रहना चाहिए और कैसे किन किन दवाइयों से हम इनका उपचार कर सकते हैं। तो सुधा दीदी जी का भी बहुत सारा धन्यवाद। और इसी क्रम में जितेंद्र भाई जी ने भी सामाजिक स्वास्थ्य को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में क्या परेशानी आती है, किस कारण से आती है, उस पर भी ध्यान आकर्षण कराया कि काफी सारी जानकारियां नहीं होने के कारण नासमझी में कुछ ज्यादा परेशानी हो जाती है। नहीं तो उनका जीना तो हमारे अपने शहरी जीवन शैली से और शहरी लोगों से ज्यादा अच्छा होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है, मानसिक तौर पर भी वो प्रतिद्वंदिता और ईर्ष्या द्वेष में कम होते हैं, तो उसके कारण स्वस्थ ही रहते हैं। पर फिर भी कुछ कमियों की कुछ जानकारी नहीं होने के कारण जो स्वास्थ्य में परेशानी आती है, तो उसमें गर्मी में क्या परेशानी होती है, बारिश में क्या होती है, सर्दी में क्या होती है, इस पर जितेंद्र भाई जी ने बहुत अच्छे से सार संभाल भी कैसे करे इस पर भी रखा, दवाइयां क्या ले इस पर भी रखा, हमारा विहार वो आहार क्या हो और उसका हमें ध्यान कैसे रखना है, तो उस पर भी रखी बात। तो इससे भी हम लोगों को काफी कुछ याद रहेगा। और अभी हम चल ही रहे हैं गर्मी के सीजन में, तो भाई जी जैसे को हम कम वो पहुंचाए सीजन का लाभ और हम अपने आप स्वस्थ रहकर घर में मजे से रहें, इसके लिए भी उन्होंने हमें बता ही दी जानकारी। ऐसे मंगेश भैया जी ने भी बहुत सारी जानकारी दांत को लेकर और भोजन में क्या खाएं और कैसे जंक फूड का हम वो निषेध करें अपने भोजन से, घर में बनाकर कैसे खाएं क्या खाएं, इस पर जानकारी दी। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए फाइबर युक्त भोजन का भोजन सब्जियों का उपयोग करें और आहार पर ध्यान देंगे और समझदारी से काफी सारे खानपान और अपने व्यायाम से अपने स्वस्थ दांत और मुंह और अपने स्वास्थ्य को कैसे संभाल सके इस पर जानकारी दी। तो इसलिए तीनों भाईजियों को, और बल्कि अरविंद भाई जी ने भी, और जो छूट गया था स्पिरिचुअल लेवल पर भी हमें कैसे ध्यान देना है और उसके आधार पर हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, तो चारों भाईजियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गौरी दीदी का धन्यवाद क्यों, खूब अच्छे से कर पा रही है अस्वस्थ होने के बावजूद,
कि अब हमें सभी से मिलवा रही हैं और इस तरीके से हम क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीलमणि दीदी हेलो। जी। हाँ जी, हाँ, अगला फीडबैक। हेलो, सभी को नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते बेटा जी, नमस्ते। प्रणाम बड़ी मम्मी जी। बहुत अच्छे बताई गई है सेहत के बारे में। दांत के लिए दांत की कैसे सफाई करनी चाहिए इसके बारे में बताया कि फाइबर युक्त भोजन दांत के लिए अच्छा रहता है। और रात में ब्रश करने के लिए, हाँ, हम तो अभी भी नहीं करते थे बड़ी मम्मी जी के रात में ब्रश, लेकिन उसका महत्व बताएं तो अब से करेंगे रात में ब्रश। और छोटे बच्चों को एकदम से ब्रश नहीं कराना चाहिए, ये भी बात पता चला। मौसम हिसाब से कैसे बीमारी आती है, कौन से मौसम में, वो भी पता चला कि ठंडी के समय में खुजली ज्यादा होती है तो शरीर में नमी बनाए रखना, और गर्मी में डिहाइड्रेशन होता है तो फिर पानी की कमी। तो पानी का जरूरत तो हर समय रहता है, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना सभी सीजन में जरूरी होता है। बरसात में फूड को ज्यादा साफ सफाई से गर्म पानी से भी धो सकते, फल मार्केट के आते हैं तो सब्जी वगैरह को। और जो सारी बच्चों की बीमारियां जो बताई है सुधा दीदी जी, बहुत अच्छी है। सारी बीमारियां बच्चों में यही तो होती है, खाने पीने की और ये सब चीज की। ये मैं ये पूछना चाहती हूँ बड़ी मम्मी जी की जो दवाई सब बता रही हैं दीदी जी, उसको बिना डॉक्टर के परमिशन के लेने से कोई हानिकारक प्रभाव थोड़ी पड़ता है? गौरी दीदी जी, अभी जो बहन बेमित्र हाँ। से जो पूछ रही थी कि बिना किसी डॉक्टर की सलाह के हम होम्योपैथी ले सकते हैं क्या, तो उस पे मैं कुछ 2 शब्द बोलना जी, चाहती हूँ कि हर बिल्कुल दीदी जी, जरूर। जी, हर होम्योपैथी मेडिसिन को आप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें विरोधी दवाइयाँ भी होती है आपस में जो एक दूसरे का विरोध करते हैं। जैसे जी, एग्जाम्पल के लिए एपिसमेल और रस्टॉक्स, ये दोनों दवाइयाँ एक दूसरे के गुणों को काटती हैं, एक दूसरे का विरोध करती हैं। तो दोनों दवाइयों को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट एड आर्निका वगैरह है, जो बेलाडोना है, सीना जो है, जी। ये सब रख सकते हैं। पर जो ज्यादा आगे की जो दवाइयां हैं, एपिसमेल, रस्टॉक्स, मर्कशॉल, ये सब हमको डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सहमत हूँ दीदी जी, है ना? तो हम जी आपसे ये सहयोग चाहेंगे कि ऐसी दवाइयाँ जो सबके परिवारों में हो किट के रूप में, आप उसकी एक जी जी। लिस्टिंग कर देंगे बीमारियों के साथ, और हाँ हाँ कौन-कौन सी नहीं लेना है उसकी एक लिस्ट बना हाँ, देंगे। तो क्योंकि मैं इसमें इसी विरोधी दवाइयां भी जी, होती हैं, जी वो दीदी सब जी, है। हाँ, मैं उस बात को समझ पा रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा खानदान ही होम्योपैथी डॉक्टर है। मेरे जी ससुराल में सारे जेठ जेठानी और बेटा जी लोग होम्योपैथी के ही है, तो मेरे हाँ यहाँ पूरी लिस्ट बनी हुई है कि किनको नहीं लेना है साथ में और हाँ कौन-कौन सी हाँ किस बीमारी में ले सकते हैं। तो वो लिस्ट हमारे घर में रखी हुई थी और बच्चों हाँ को हाँ पता है वो चीज़ें, तो इसलिए जी हम लोग सहजता से ले लेते हैं। पर जो हाँ नए लोग बस। हैं, हाँ, हाँ नए लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन-सी आपस में उस तरह वाली है। हाँ, बस ध्यान रखने तो वाली इसके लिए बात है आपका ये। सहयोग, हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए दीदी जी आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। जी क्या जी आप जरूर। इसमें सहयोग करोगे एक किट कर, है ना? बहुत बढ़िया हाँ दीदी हाँ जी, बहुत बढ़िया। जी, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत-बहुत। नमस्ते। पूजनी बाबा जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, योगेश भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, और आप जो संचालन इसका कर रहे हो उसको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज हमको 4 डॉक्टरों से मिला, जैसे नीलमणि दीदी बोली, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से कि हम जो है एलोपैथी से दूर रह करके हम कैसे अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। और मेरा ध्यान उस बात पे ज्यादा गया है कि जो आहार है वो स्वास्थ्य का प्रमुख केंद्र है, तो उसको ठीक होने से अपन स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। और मंगेश भाई जी दांतों के बारे में जो बोले पेस्ट वगैरह का, तो वो ध्यान आया, जिससे हम अपना दांत और मसूड़ा दोनों को ठीक रख सकते हैं। तो इसमें मेरा चित्रण ये जा रहा है कि उत्सव पारा सांकरी में हम आहार और व्यवहार दोनों चीज का अभ्यास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आहार ठीक होने से स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो ही जाएगा, और व्यवहार ठीक होने से जैसे बताए कि 95% या 90% जो बीमारी होता है साइकोसोमेटिक होता है, सोचने विचारने से। तो हमको मानसिक स्वस्थता का आहार भी मिलेगा और शारीरिक स्वस्थता का भी आहार मिलेगा।
तो दोनों का अभ्यास हमारा जारी है, ये जान करके मुझे बहुत खुशी हुई है। और चारों भैया और दीदी लोग को बहुत बहुत प्रणाम और खूब सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमिता दीदी जी। और जब मंगेश भाई जी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तब मेरा ध्यान आपके बनाए हुए मंजन पर ही जा रहा था कि हाँ उसको सभी को लागू करना पड़ेगा, तो वो उत्सव ब्रांड का मंजन सभी के काम आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आगे चल के कुछ ऐसे हम फिर टूथपेस्ट भी बनाए ताकि हमको इन केमिकल वाले टूथपेस्ट की जरूरत ही ना पड़े। तो पहले बहुत बहुत मुझे धन्यवाद बहुत दीदी जी। परेशानी होती थी दीदी दांत की। मैं जब से ये मंजन कर रही हूँ उपयोग, तब से कोई भी सीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे आसपास जितने लोग भी इसका उपयोग किए हैं, प्रमाण के साथ मैं इसको बोल सकती हूँ कि दांत की हर समस्या से दूर हुए हैं वो लोग। जी नमस्ते। अगला फिट, हाँ जी। मैं दीदी जी से ये जानना चाह रही हूँ, जैसे मेरा छोटा बच्चा है, उसको क्या ग्रोइंग पेन होता है? वो रात में कभी जैसे 2 घंटे सो लेगा, फिर उठ के बैठ जाएगा, फिर 2-3 घंटे फिर खेलेगा, फिर ऐसे करता है, तो क्या उसको ग्रोइंग पेन होता है, इस वजह से ऐसा करता है, या उसकी नींद हो जाती है 2-3 घंटे में? कभी चिड़चिड़ाता है उठता है तो, कभी ऐसे नहीं कि हाँ नींद पूरी हो गई है तो खुश खुश उठे, हमेशा ही ऐसे रोकर ही उठता है, तो क्या रीजन हो सकता है उसका दीदी? ये जानना चाह रही थी आपसे। और खाने हेलो के सुधा प्रति दीदी जी अरुचि। आप सुन पाए? हाँ हेलो। जी जी। हाँ दीदी जी। हाँ दीदी जी, जो उसकी नींद की जो प्रॉब्लम है, तो जी बच्चों को पेट में कृमि हो जाती है, उसकी वजह से वो बीच बीच में सोते हैं और बीच बीच में उठते रहते हैं। तो पेट में दर्द जी हो या बच्चों को कृमि हो, तो इस वजह से भी बच्चे ऐसी चीजें करने लगते हैं। और अगर और ज्यादा वो उनको, हाँ बोलिए। पैर दबाता है दीदी जी, वो हमेशा बोलता है कि पैर, केवल तल पैर दबाता है अपने, हाँ, तो एक पैर का तो। आर्निका दे सकते हैं उसको। और देखना जी पड़ेगा कि कैल्शियम की कमी तो नहीं है उसको, तो अच्छा। कैल्शियम दे सकते हैं उसको। और ज्यादा अगर पेन जी हो तो आर्निका यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है उसको कैल्शियम की भी कमी होगी, तो आप जी 1 महीने या 15 डेज उसको कैलकेरिया फॉस 6X में आता है, होम्योपैथी मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट जी नहीं है, जी वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूध तो पीता जी। ही इस होगा। दीदी का contact और नंबर है देखिएगा क्या? क्रीमी ना हो पेट में। कैल्शियम। मैंने जो सिम्टम्स बताए थे क्रीमी के, वो आप देखिएगा, तो उसकी वजह से भी बच्चे सो नहीं पाते हैं। अच्छा, क्योंकि उसका SBL की कैल्शियम की हम देते हैं 21 नंबर वाली कैल्शियम की गोली जो होती है, तो अच्छा, हाँ वो हाँ शायद वही है। हाँ हाँ। तो तो वो क्रीमी कितना का डोज दे देखिए, सकते हैं दीदी? वो छोटी गोली हो तो वो 2 गोली देंगे सुबह शाम पे, और जो बड़ी कैल्शियम जी। की गोली आती है उसको 1 टाइम ही देना होता है। आर्निका कितना ड्रॉप देना है दीदी? आर्निका आप ग्लोब्यूल्स में दीजिएगा, ड्रॉप में मत दीजिएगा बच्चों को। तो अच्छा 2X 3X 1X ये अप्लाई करना है बच्चों को। तो कितने अच्छा महीने जी। एज क्या है बच्चे की? 3 साल, 3.5 साल का है। हाँ, तो 3 गोली 3 बार दीजिए उसको, सुबह दोपहर शाम। अच्छा, और कृमि के लिए आपने क्या बताया था दीदी? हाँ, आर्सेनिक? सीना सीना कृमि के लिए। अच्छा नाम जी 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 जी। बढ़िया, गीतेश्वरी बेटा जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद गीतेश्वरी दीदी। बेटा जी सुन रहे हो? अगले फीडबैक के हाँ, लिए तो अपने बच्चे पैर दर्द के लिए थोड़ा सलाह ले लो, वो भी उसी उम्र का हाँ है, मतलब बहुत परेशानी करता है। हाँ, पैर जी दर्द करके मेरा भी 3.5 साल का है जितेश, वो ना पैर दुखता है करके रोता है, थोड़ा सा ज्यादा खेल लेता है, तो उसके लिए कौन सी दवा दूं? हेलो। हाँ, बच्चों में जो प्रॉब्लम होती है मेन, वो कैल्शियम की कमी होती है, और पेट में जो कृमि होते हैं उसकी वजह से भी होती है। तो दोनों पैर में दर्द होते हैं क्या उसके? हाँ, दोनों पैर में दुखता है करके रोता है, मालिश करवाते हैं रात में। हाँ, तो उसको भी आने का अप्लाई कर सकते हैं, और कृमि की दवाई खिलाइए। और एक रिटोन ऑयल आता है, होम्योपैथी में है रिटोन ऑयल, उससे आप मसाज कर सकते हैं। इस उम्र में बच्चों में कैल्शियम की कमी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कैल्शियम की कमी तो नहीं है। दूध वगैरह जो कैल्शियम की कमी को जो पूरी करती है, वो चीजें आपको खिलानी है।
और आर्निका बेस्ट है, वो नस में दर्द हो या मसल्स में दर्द हो या बोन्स में दर्द हो, सभी पे अच्छा काम करता है। तो आप बहुत बढ़िया दीदी जी, बहुत बढ़िया। तो अगले फीडबैक की तरफ चले। गीतूसरी बेटा जी सुन पाए ना आप? हेलो हेलो। हाँ सुन पाई हूँ बड़ी मम्मी जी, सुनी हूँ। हाँ हाँ बढ़िया, मैं इसको लिख ली हूँ, नोट आपको करके रख लेना, फोटो भी लिख सेंड लेना। कर दूंगी। ठीक। हाँ मैं कर चुकी हूँ नोट, मैं हाँ भिजवा दूंगी। ठीक ठीक है दीदी, ठीक। बढ़िया बढ़िया, खूब बढ़िया। और भी यदि किसी को दिक्कत हो तो अपन सुधा दीदी का नंबर भी भगिनी समूह में डाल देंगे, तो दीदी से पर्सनल भी अपन फोन करके पूछ सकते हैं जो इनको जो प्रॉब्लम्स हो। तो अपन अभी फीडबैक के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अपने पास केवल 3 मिनट बचे हैं, तो 2 फीडबैक और आ सकते हैं। तो फीडबैक के क्रम में और आगे बढ़ते हैं। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ दीदी हेलो जी। दीदी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूनम रायपुर से। नमस्ते। आज की बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा स्वास्थ्य के बारे में हम सबने जानकारी ली, और सभी तीनों दीदी और भैया लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी ने, सुधा दीदी ने जो होम्योपैथी के लिए जो बहुत अच्छी मेडिसिन बताई, जो कि हम रेगुलर आर्निका और बेलाडोना जैसी चीजें जो घर में रहनी ही चाहिए, और वो मैं रखती भी हूँ और आगे भी अच्छे से रखूंगी। और उसके बाद मंगेश भैया जी ने दांतों के ऊपर बहुत अच्छे से हमें ध्यान आकर्षण किया कि पेस्ट अच्छा नहीं है, तो वो भी हम अभ्यास में लाएंगे कि किसी तरीके का जो दंत मंजन होता है या दातुन वगैरह और खांड मिश्री गुड़ और रवा पिसा हुआ, ऐसी चीजों का उपयोग करें। चॉकलेट का प्रयोग बच्चों के लिए ना करें। और तीसरी चीज दीदी, जो जितेंद्र भैया ने जो जानकारी दी है, सभी सीजन में हमें कैसे आहार लेना चाहिए और क्या क्या बीमारियां हो सकती है और पानी की मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए। तो जितेंद्र भैया जी से मेरा एक जस्ट एक क्वेश्चन था कि मुझे ये परेशानी होती है गर्मियों में, जैसे जो यूरिन इन्फेक्शन बताए हैं भैया जी, तो ये मैं 4-5 साल से फील कर रही हूँ और मुझे नॉर्मली हो ही जाता है। तो मैं इसका एक मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन जानना चाह रही थी। भैया ने कुछ मेडिसिन का नाम लिया था, मैं ठीक से नीरी नीरी बताते हैं, नीरी। नीरी। अच्छा अच्छा, हाँ ये डोज वैसे क्या रहता जितेंद्र है भाई जी इसका? खुद बताएंगे। जितेंद्र भाई साहब आप सुन पा रहे? हाँ दीदी, क्वेश्चन फिर हाँ से भैया बताइए। जी, हाँ बताइए। नमस्ते भैया जी। मुझे नमस्ते दीदी। गर्मियों में अधिकतर ये यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है भैया, और पहले मैं इसको समझ नहीं पाती थी। तो मैं फिर खुद भी ऑब्जर्व की कि अगर 3-4 दिन कंटिन्यू में पानी कम कम मात्रा अगर मेरे शरीर में जाती है, मुझे बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं इससे परेशान रहती हूँ। नॉर्मली मैं जो भी ये मेडिसिन होती है, नॉर्मल मेडिसिन जो डॉक्टर के पास जाके ले लेती हूँ, वैसे उनका यही सुझाव रहता है कि पानी खूब पिए। तो पानी तो मैं ध्यान दे के अभी बॉटल बॉटल में भर भर के कंटिन्यू पीती हूँ, पर उसकी जो मेडिसिन आप नाम बताए थे वो कैसे लेना है और उसका नाम यही जानना चाहती हूँ। आप दीदी, इलाज तो वैसे आपको मालूम ही है कि अधिक पानी पानी तो पीना मैं है पीती पहले, हूँ भैया, हाँ। मैं दवाई नहीं पीती, का इनकेस कभी हो जाता है बाद तो आप मैं बहुत दवाई समझ लीजिए। नीरी टैबलेट भी आती है। हाँ। हेलो, कितना मात्रा ये दो गोली आप सुबह शाम ले सकते हैं। 2 टैबलेट हाँ हाँ, 2 ये टैबलेट लेना सुबह है, में। और इसको आप खाली पेट लेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ये, अच्छा। है ना दीदी। खाली पेट ये सबसे अच्छा उपचार मैं बताता हूँ। आपको उठने के साथ ही परेशानी होती है तो आप ठीक ठीक कपड़े पहन के सोइए, मतलब शरीर को कवर रखिए, और सुबह उठते ही बिस्तर पर ही हल्का व्यायाम, जैसे अपन उठते हैं ना पालथी मार के बैठने के बाद में, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और शरीर को थोड़ा सा गर्म करने की कोशिश कीजिए बिस्तर पर ही, और उसके बाद बाहर वाले वातावरण के आप संपर्क में जाइए। बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसके आपको आधे से अधिक आराम तो इसी में लग जाएगा, और फिर मैं आपसे मिल लूंगा। धन्यवाद धन्यवाद बबलू भाई जी, जितेंद्र भाई जी। तो हमारा समय भी हो चुका है।
हम 3 मिनट लेट हो गए हैं। बस तो एक लास्ट पुनः मिनट हाँ, आज जो प्रिवेंशन के बारे में जो बतलाया है भाइयों ने, बहुत अच्छे से, मतलब मुझे ये लगा कि किस मौसम में क्या करना चाहिए ये भी, और किस तरह से हम बीमारी को होने के पहले ही से मतलब उसको रोक सकते हैं, ये बहुत जरूरी है और स्वस्थ लोगों के लिए भी आवश्यक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा आज का कार्यक्रम। तो धन्यवाद भाई जी। नारायण भाई जी बोल रहे थे बैतूल से। तो आदरणीय मंगेश भाई जी, जितेंद्र भाई जी, सुधा दीदी जी और अरविंद भाई जी, आप चारों ने बहुत अच्छे से सारी जानकारियां रखी। पूरा उत्सव पारा परिवार आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करते हैं और सभी भाई जी बहन जियों ने धैर्य पूर्वक सुना और बहुत अच्छे से फीडबैक दिया, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया और इतनी सार्थक, सटीक और उपयोगी जानकारी हम सबको प्रस्तुत की। तो मंगेश भाई जी, जितेंद्र भाई जी, सुधा दीदी जी, अरविंद भाई जी, सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। नमस्ते।